लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ा दिया ना, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। और हम लोगों ने ये समझा था कि कैसे रेप्लिकेशन होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर क्या होता है ट्रांसलेशन। हमें बहुत सारी बातें पता लगी, जैसे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझा दिया। आज हम लोग इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे, जीन रेगुलेशन। क्या पढ़ेंगे? जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे। और एक बार आपको जल्दी से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों एक बार रिवाइज कर देते हैं। और फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे डीएनए कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है और क्या बनाता है, क्या बनता है, प्रोटीन। सही है, हम लोगों ने देखा था एक प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा, एक प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है। तो पहले मैंने आपको रेप्लिकेशन के बारे में बताया था, जैसे मैंने कहा था डीएनए होता है बेटा, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। हमने बताया था आपको कि डीएनए से डीएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। और बेटा डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और इसके बाद मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। चलो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे आंसर बताओगे। चलो आप बताओ, ये बताओ आज क्या कर लो, बताओ जो रेप्लिकेशन होता है उसका मेन एंजाइम कौन सा है, खाली एंजाइम बताओ। रेप्लिकेशन होता है तो कौन सा एंजाइम मेन है जो हेल्प करता है न्यू स्ट्रैंड बनाने में, खाली एंजाइम का नाम बता दो। खाली एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज कौन सा? चलो पहले तुम बताओ ना, फिर भी थोड़ा एक बता दो। ये बताओ लैगिंग स्टैंड होता है, लैगिंग स्टैंड होता है तो वो कब बनता है? लैगिंग स्टैंड पता है क्या होता है? अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से वर्क करता है, पता है? न्यू स्ट्रैंड बनाता है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, 5 प्राइम to 3 प्राइम हमेशा बनाता है न्यू स्ट्रैंड। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक स्ट्रैंड में बनता है लैगिंग और एक को बोलते हैं लीडिंग। ठीक है, लीडिंग वाला कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, और लैगिंग वाला कैसा होता है, डिस्कॉन्टिन्यूअस। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि लैगिंग स्ट्रैंड क्यों बनता है? ये बता दो कि पैरेंटल स्ट्रैंड की उस टाइम पे पोलैरिटी क्या होनी चाहिए जो लैगिंग स्ट्रैंड बनता है? हाँ, तो इसका मतलब टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 3 to 5। हाँ, और इसीलिए बनता है लीडिंग, क्योंकि अगर लैगिंग बनेगा तो क्यों बनता है, क्योंकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसकी 5 to 3 होती है। समझ गए? हाँ ठीक।
चलो, तो आप लोगों को पता है रेप्लिकेशन में, अच्छा ये बताओ अनबाइंड स्ट्रैंड कौन सा एंजाइम करता है? हेलिकेज। और बताओ, अच्छा ये बताओ से ये सारा रेप्लिकेशन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन बताओ, ये बताओ टेम्पलेट स्ट्रैंड की वैरायटी क्या होती है? 3 to 5। मैंने कहा आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि टेम्पलेट ही 3 to 5 होगी तभी उसे टेम्पलेट बोलना है, क्योंकि आरएनए बनेगा तो 5 to 3 बन जाएगा। ठीक है, चलो ये बताओ रश्मि बताओ, ये बताओ कोडिंग स्टैंड के सेम पोलैरिटी किसकी होगी? वो मतलब वो सीक्वेंस होता है जो नाइट्रोजन सीक्वेंस, वो कोडिंग स्टैंड के किसका सेम होगा? मतलब इसके सेम होगा। हाँ, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस जो होगा वो कोडिंग स्टैंड के सर पैरेंटल वाली सेम किसका होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको पता है टेम्पलेट का होगा, कोडिंग स्टैंड सेम किसका होगा? हैं? किसके? मैं ये कह रहा हूँ जो नाइट्रोजन सीक्वेंस होता है डीएनए पे, तो टेम्पलेट या कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? कोडिंग होगा। कोडिंग के सेम कौन होगा? ये सीक्वेंस एमआरएनए। हाँ, खाली जगह यूरिसिल होगा। और एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? टीआरएनए। समझ गए? चलो, इसके बाद ये बताओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने बताया था। अच्छा ये बताओ, चलो तुम बताओ, ये क्यों बताओ फिर। ये बताओ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो कौन सा आरएनए बनाता है? पॉलीमरेज सेकंड कौन सा बनाता है? वो आरएनए बनाता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए या सभी। मैं कह रहा हूँ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है? यहाँ देखो पॉलीमरेज सेकंड है, ठीक है? ये मैं पूछ रहा हूँ कौन सा आरएनए बनाता है? ऑप्शन में टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, ये सभी। नहीं पता है? चलो तुम बताओ, बताओ, ये बताओ एमआरएनए, ठीक है, क्योंकि एमआरएनए बनाता है पॉलीमरेज सेकंड। और बेटा ये आप बताओ, बहुत सारी एक पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए बनाता है, पॉलीमरेज फर्स्ट कौन सा बनाता है? आरआरएनए। इसमें भी तो डिवाइड कर रहा है ना, इसको 23 आरएनए। हाँ वो भी है, लेकिन मेरे में ध्यान रखो वाली। हाँ मेरे में। इसके बाद पॉलीमरेज थर्ड जो होता है कौन सा बनाता है? टीआरएनए। मैं भी मेरे में बता रहा हूँ। लेकिन सर इसको दिया, हाँ वो ही दिया है। मैं ये पूछ रहा था, नहीं ये पूछ रहा था जो आरएनए पॉलीमरेज होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो कौन कौन से आरएनए बनाते हैं? हाँ ये पूछ रहा था। कौन? तो क्या वो अच्छा तुम्हें ज्यादा फिक्र है। अच्छा ये बताओ इसके बाद, अच्छा ये बताओ प्यूरोकैरियोटिक जो सेल होती है, ये तो मैं यूकैरियोटिक बात कर रहा हूँ। अगर प्यूरोकैरियोटिक सेल है तो तुम बताओ कौन सा एंजाइम तीनों आरएनए बनाता है? एमआरएनए भी, टीआरएनए भी, और ये अलग अलग एंजाइम होते हैं, ये एक ही होता है? ये बता दो खाली, एक ही होता है तीनों के लिए, ठीक है? प्यूरोकैरियोटिक सेल। अच्छा ये बताओ, बताओ ये बताओ ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, पता है आपको? ठीक है, तो ये बताओ डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो डीएनए से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें कौन सा आरएनए बनता है? जो नॉन फंक्शनल होता है एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए फिर क्या होता है जिससे वो एमआरएनए बन जाता है? कैपिंग, चेनिंग और स्प्लाइसिंग। सही? चलो बेटा तुम बताओ स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं? नहीं पता है? चलो तुम बताओ स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं? रिया बताओ। एंड्रोन को हटाते हैं और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ठीक है? ठीक है, इसके बाद बताओ ये हो गया, सब क्लियर है? अच्छा ये बता दो मुझे खाली, हाँ एक बता दो खाली, हाँ मैंने कल आपको बताया था कि मैक्सिमम कोडॉन होते हैं वो किस अमाइनो से होते हैं? मैक्सिमम कोडॉन लाइसिन, सीरीन और मैंने बताया था आलस, और मिनिमम मत मां से मिथुनिन
और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, सही है। चलो ठीक है, डबल बॉन्ड का किसको डाउन होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको कंप्लीट है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ना है जीन रेगुलेशन। कौन सा पढ़ना है, जीन रेगुलेशन। समझो बैठो बेटा। चलो समझते हैं जीन रेगुलेशन। ठीक है, बेटा ये मैंने इतना आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि तैयार हो जाए। ठीक है, मुझे लग रहा है बच्चों का लगभग तैयार हो रहा होगा। चैप्टर कठिन लगता है, इसमें क्या चल रहा है ये बच्चों को लगभग समझ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो तो हम लोग अब पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन। और मैंने आपको बताया जीन रेगुलेशन का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लैक ओपेरॉन। क्या पढ़ते हैं बेटा, लैक ओपेरॉन। एक साइंटिस्ट थे ओपेरॉन, जिन्होंने क्या किया, ये समझाया कि कैसे हमारे जीन रेगुलेट होते हैं। अच्छा आप लोग बताओ एक बात मुझे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि जीन रेगुलेशन क्या पढ़ना चाह रहे हैं। आप लोग ये बता दो मुझे खाली कि भाई जीन रेगुलेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो इधर देखो बच्चों, जैसे डीएनए है, क्या है आपको पता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और बेटा डीएनए का वही सेगमेंट तो होता है जैसे प्रोटीन बनाना होता है, वो सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट होता है और प्रोटीन बन जाता है। क्या मैंने ये कहा है कि डीएनए के सारा का सारा पार्ट ट्रांसक्रिप्ट करता है, नहीं, वो सेगमेंट जिसमें 3 यूनिट होते हैं, प्रोमोटर, स्टिमुलेटर और टर्मिनेटर। अब मुझे खाली इतना बता दो कि क्या तुम्हारे अंदर, तुम्हारी, हम ह्यूमन को लेकर चलते हैं, क्या हमारी बॉडी में हर एंजाइम या हर सब कुछ हर स्टेज में जब तक जिंदा रहते हैं बनती रहती है क्या, नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हमें कभी जरूरत पड़ती है और कभी नहीं पड़ती है। मान लो जैसे मान लो दूध को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है रेनिन, पता होगा आपको, रेनिन होता है। अब आपने जैसे ये बच्चे हमेशा दूध पीते हैं तो उनमें रेनिन बहुत ज्यादा सीक्रेशन होता है, लेकिन जब हम बड़े जाते हैं दूध पीना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा है यहाँ पे से दूध अच्छा नहीं लगता है और उसने नहीं पिया है 2-3 महीने से, तो क्या रेनिन सीक्रेशन होता रहेगा, नहीं। मान लो आपने 10 दिन खाना नहीं खाया, मान लो, तो क्या जो आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनेंगे, नहीं। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर से कुछ स्विच लगा हुआ है कि आपने ऑफ कर दिया अब वो वाला एंजाइम नहीं आएगा, आपने ऑन कर दिया तो वो एंजाइम आएगा। या मैं और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में आपको पता है जैसे रिप्रोडक्टिव फेज होता है, उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो बहुत सारे हार्मोन बनते हैं नए, बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं नए, उसके बाद नहीं बनते हैं पूरे लाइफ टाइम। तो ये रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारे जीन को रेगुलेट कौन कर रहा है, ये यहाँ पढ़ेंगे हम लोग जीन रेगुलेशन में। क्योंकि भाई कोई तो ऐसा है अंदर, कुछ तो ऐसा है मैकेनिज्म जिससे हमारे जीन रेगुलेट हो रहे हैं, नहीं तो हम ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कोई हमारा स्विच एक वो लगा हुआ है, जैसे ये प्लग लगा हुआ है, यहाँ से मुझे पता है कि ये ऑन करूंगा तो ये पंखा ऑन हो जाएगा, बंद कर दूंगा तो बंद हो जाएगा पंखा। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो अपने आप से वो चीज बनना बंद जाती है और अपने आप से क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। तो हम ये समझेंगे कि जीन रेगुलेशन कैसे होता है, ये बात समझ गए आप लोग, जीन रेगुलेशन समझ गए कि जीन रेगुलेशन हम पढ़ना कैसा चाह रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे समझो आप लोग चीज समझो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जीन रेगुलेशन जो होता है ये कैसे समझाया था साइंटिस्ट ने। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो, आपको पता है एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अगर यहाँ पे हम देखें यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है अगर मुझे प्रोटीन, आप लोग तो बेसिक समझना, अगर मुझे कोई प्रोटीन नहीं बनानी है अपनी बॉडी में, नहीं बनवानी है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कब नहीं बनवानी है कब बनवानी है, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया मेरे बॉडी में कोई प्रोटीन ना बने, मैं चाह रहा हूँ ये बात, तो मेरे हाथ में कितने लेवल पे चीजें हैं जो प्रोटीन नहीं बनेगी। जैसे देखो अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो पैदा हो जाएगा यहाँ पे बच्चों अगर मैं देखूं कितने लेवल पे नहीं बनेगी, कौन है
तो देखो पहला मैं बोल सकता हूं बेटा ट्रांसक्रिप्शन लेवल। कौन सा बोल सकता हूं? पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब है कि मैं डीएनए से एमआरएनए को ना बनने दूं किसी भी तरीके से। मतलब एमआरएनए ना बने तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ये तो सिंपल सा है। अब मान लो एमआरएनए बन गया, क्या बन गया? तो दूसरा जो लेवल होगा वो ये होगा बेटा कि मैं स्प्लाइसिंग ना होने दूं। क्या ना होने दूं? या मैं एक्स्ट्रा जो प्रोसेस मैंने बोला था यूकारियोटिक में होता है वो ना होने दूं। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब तक स्प्लाइसिंग नहीं होगा उससे पहले नॉन फंक्शनल होता है आरएनए, उसको हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए। और जब स्प्लाइसिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद बनता है फंक्शनल। तो इसका मतलब दूसरा लेवल कौन सा है? स्प्लाइसिंग। मतलब मैं यानी कि स्प्लाइसिंग ना होने दूं। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेसिंग लेवल। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें तीन चीजें आती है ना, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। तो यहां मैं बोल सकता हूं प्रोसेसिंग लेवल। बेटा अगर मान लीजिए ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, चलो ये भी हो गया, बन गया मानने, तो तीसरा होगा कि मैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ना आने दूं। तो तीसरा जो लेवल पे हम रेगुलेट कर सकते हैं वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट को हम रोक दें। समझ गए? और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि हम ट्रांसलेशन ही ना होने दें। मतलब किसी तरह से राइबोसोम के पास आके पॉलीपेप्टाइड ना बनने दें। तो चौथा जो हो जाएगा वो क्या लेवल हो जाएगा? ट्रांसलेशन। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यूकारियोटिक में हम इतने लेवल पे रोक सकते हैं, जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रोकारियोटिक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रोकारियोटिक में ना तो ये होता है, प्रोकारियोटिक में ना तो ये होता है, क्योंकि आपको पता है वहां न्यूक्लियस ही नहीं होता। तुम उधर क्या देख रहे हो भाई? हाँ, बाहर क्या हो रहा है? बैठ जाके यहाँ देखो। तीसरा देखो, देख प्रोकारियोटिक में ना तो ट्रांसफर होता है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता वहां। और बेटा वहां पे ध्यान रखना, अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो तुरंत ट्रांसलेशन फिर होगा, क्योंकि मैंने बताया था वो कप्लेट होता है, कप्लेट प्रोसेस में होता है। तो ना तो वहां पे ये कर सकते। तो प्रोकारियोटिक में खाली एक ही लेवल है और वो कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अगर प्रोकारियोटिक में हमें रोकना है, जीन रेगुलेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन को ही रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाली एक ही लेवल आता है और जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल। पहले ये समझ के बात बताओ कि मैं यूकारियोटिक में कितनी जगह रोक सकता हूँ और प्रोकारियोटिक में कितनी जगह रोक सकता हूँ। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जो ओपनिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने लैक ओपेरॉन दिया तो उन्होंने क्या बताया, समझे? ये मन लिख रहा है क्या? देखो, और इसके बाद मैं आपको पूरा लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद कितने टॉपिक बचे हैं आपके? देखना, 2 बचे खाली, एचजीटी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो तीनों आज हम समझे, मतलब मैं कोशिश करूंगा आज ही हो जाए मुझे, क्योंकि एचजीटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझाना है मुझे, खाली क्या क्या ध्यान रखना है वो देख लेना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको समझा दूंगा किताब से, और ये टॉपिक आज खत्म करोगे। हमें अब पढ़ना है, बहुत चैप्टर है इवोल्यूशन, ठीक है? और इवोल्यूशन में भी मैं पूरा टाइम दूंगा आपको, आराम से आज दिया है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में जो मेन था वो हो चुका है। जो आज लास्ट बचा है रेगुलेशन, जो जीन रेगुलेशन, उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, और इवोल्यूशन को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करवाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है? एक बार हम लोग पहले ये खत्म कर लो, और कल से हम लोग इवोल्यूशन ही पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना कि कल में छुट्टी मत करना। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, इवोल्यूशन चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बहुत मजा आने वाला है आपको, और स्टार्टिंग के बाद अगले जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो वैसे वैसे अगर आप अब्सेंट करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पता होना चाहिए ना कि कैसे करके हमें क्या एविडेंस मिले, कैसे हम आगे बढ़े और यहाँ तक कैसे आए। तो वो भी चैप्टर ऐसा नहीं कि हम छुट्टी कर दो उसमें। कल मेरे पे हम छुट्टी लेगी सर,
सेकंड सैटरडे। तो इसका मतलब ये है कि मंडे से स्टार्ट होगा एवोल्यूशन। ये तो मुझे नहीं पता है, हो सकता है वो। ऑनलाइन वो सही नहीं लग रही है, बच्चे भी आते नहीं थे, क्या फायदा। लेकिन बच्चे आते भी तो जरूरत से बुलाना पड़ता था कि 8 बच्चे आ गए, कभी 5 आ गए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये बेटा कोई प्राइवेट संस्था नहीं चलानी है। जिस दिन आप आना बंद कर दो ये बंद हो जाएगी। इसीलिए और ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए बंद जाएगी, इसका संस्थान दूसरे चला जाएगा, फिर आप लोग सोचो कितना अफसोस आएगा। तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है। जैसे ऑनलाइन क्लास हमने आप ही लगाई थी, आपने नहीं लगाई थी, और जब आपने आना बंद कर दिया तो बंद हो गई। 8-10 बच्चे आते थे, क्या फायदा, हम 1 घंटा अपना दे देते घंटे। और आपको ये पता नहीं लगता है, अगर आप डेली उसमें सही से जुड़ते तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट था। मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने कहा था बेटा यहाँ थ्योरी पढ़ेंगे और वहां हम 1 घंटे क्वेश्चन लगाया करेंगे। अब मान लो आप जैसे आज हो, अब आपको ये आपका फायदा था, सोचो हमारा फायदा नहीं, हमें तो यहीं के रुपए मिल रहे खाली। अब सोचो कि अगर मान लो आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, अब मैं दोबारा अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, जब हम फिर से रिवीजन करेंगे तब पढ़ा पाऊंगा, वो भी क्लास में मिलेंगी तो। लेकिन उसमें क्या था कि आप कह सकते सर आज फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, पूरा चैप्टर ही समझ रहे हैं वो, तो ये आपको कितना बड़ा फायदा था। लेकिन आप लोग सोचते नहीं है, फिर क्या किया जाए। ऐसे ही मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रेजेंट रहो, वरना बेटा ये यहाँ की जो संस्था चल रही पीली में और नॉर्मल खुल जाएगी, कोई दिक्कत होना है। पूरनपुर चल रही है, वहां खुल जाएगी। ये आपका फायदा है जो यहाँ आपको मिल रहा है, और जब आप आना बंद कर दोगे तो ये भी बंद हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो मेन है कि आप लोग इतना कोशिश किया करो बेटा कि कोई चीज को लॉस ना हो कहीं पे। और ये आप लोगों को बड़ा मैं कैसे समझाऊंगा चीज कि आप लोगों के लिए कितना फायदा है कि ये चल रहा है यहाँ पे। इसका फायदा आप समझ नहीं सकते। या उस बच्चे से पूछो इसका फायदा जो 1-2 साल बाहर आया हो, एलन में पढ़ा आया हो, सही है, और वो 2-3 लाख रुपया फूक आया हो घर वालों का, तो उसे पता लगेगा कि यहाँ के वैल्यू क्या है। उससे पहले से लगता होगा कि क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट ही तो है। क्योंकि 2-3 लाख रुपए फूकने के बाद 3 नंबर आते हैं। और दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं सुनो, और कहीं ना कहीं बेटा जो टीचर यहाँ पढ़ाते हैं वो वही वहां पर जो पढ़ाते हैं वही यहाँ पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसी गंदा चीज करने आए। तो आपको ये समझना चाहिए। और आपको फिर पता नहीं आपका फायदा नहीं कर रहा था इसका। किसी बच्चे से तैयारी को उसे यहाँ पे पढ़वाना 2-3 दिन, उसे पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितना फायदा है जो आप 0 कॉस्ट से पढ़ रहे हो। अगर आप होम ट्यूशन भी पढ़ते हैं ना बच्चे, उसकी भी 3,000 रुपये फीस जाती है पर मंथ, आप की तैयारी कर रहे हो। और बाहर रहने का आपको पता नहीं है, 1 लाख रुपया कोचिंग का फीस जाता है, और साथ में 1 लाख रुपया खाते हुए बैठ के वहां 2 लाख हो गया। और 2 लाख में भी खाली मजा आता है, कुछ और कुछ नहीं होता है। और 2-3 साल जिसके भाई बहन हो सकता है किसी के हो तैयार करके आए, उन्हें पता होगा 200 नंबर नहीं ला पाते। मेरे पास कम से कम अब मैं आपको प्रूफ तो नहीं दिखा सकता ना, ऐसे कितने बच्चों का फोन आता है जो यहाँ से जाने के बाद कहते हैं कि सर बहुत अच्छे थे, वहीं पे पढ़ते थे। क्योंकि यही यहाँ भी सब कुछ भैया और प्रॉब्लम अलग से हो गई, वापस रुपया लेना, ये सब करना, ट्रेवल करना, बाहर का खाना खाना। सोचो समझ रहे हो। तो ये आपको सोचना चाहिए, आपका फायदा है, मेरा नहीं है। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको बेटा, हटा मुझे। अब देखो हम लोग समझते हैं कि जीन रेगुलेशन हमारा कैसे होता है, और जीन रेगुलेशन का मतलब, और मैंने आपसे कहा था अगर आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो आप एक कोचिंग होना चाहिए आपको एक ध्यान रखने के लिए, रहने के लिए कि मैं नीट तैयारी कर रहा हूँ। दूसरा आपकी मेहनत ही आपको सफल बनाएगी, किसी दूसरे की मेहनत सफल नहीं बनाएगी। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, कहीं भी चले जाना, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना, सिलेक्शन नहीं होगा। साफ साफ सुन लो कि आप तो अब 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में हूँ। 10 साल से, जब से मैंने हाई स्कूल किया तब से मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब नीट तैयारी की 2-3 साल इसका पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत अनुभवी, आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा अनुभव है। और मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो अभी तक मेरे साथ के 12th किए हुए अभी भी कानपुर में बैठे हैं, कोटा में बैठे हैं। और सोचो उनका कितना रुपया बर्बाद हो गया होगा। अगर किसी ने 7-8 साल तैयारी कर ली होगी, पता कितना हो गया? 20 लाख, अभी भी 0 ही करें। और मैं दूर का एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, देव सर के सगे तहरे भाई जिन्होंने मेरे साथ 12th किया था,
आज भी वो बच्चा वो बंदा कोटा में है सोचो। मुझे लगा सर भाई आप इस्लाम और सुन लो मैंने क्या करना हूँ। और आज भी अभी भी पेपर दिया है लास्ट वाला, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से रह गया 20-25 नंबरों से। तो मैंने क्या कहा आपसे, ये चक्कर मत रहा है ना कि अब पीलीभीत में वहां जाके 4 लाख खर्च करेंगे और सिलेक्शन ले आएंगे। अब वो पढ़ने में बेकार नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब सोचो कितनी साल है उसे, कितनी साल हो गए, यानी कि 10 साल हो गई अब की 10वीं साल है तैयारी करते हुए। और 10 साल में अगर 2 लाख रुपए एक साल में होगा, वो कितना हो गए 20 लाख। वो घर आता है तो उसे घर आते हुए शर्म लगती है अपने कि 20 लाख घूम के आज भी मैं इंटर पास होऊंगा नहीं। और ये मैं एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि आपको लग रहा हो सर झूठ बोल रहे हैं, देव सर आए कल उनसे पूछ लेना कि सर आपका भाई तेरे भाई उनसे बता रहे थे एग्जाम्पल की बाहर जाने का क्या इफेक्ट होता है। हालांकि पूछना मत, थोड़ा सोचेंगे यार सर फैमिली बात आते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको खाली इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कि रियल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। सके तेरे भाई होंगे सोचो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा आगे खोलो अभी भी, अगर आपको ना खोलने को कि हम कहाँ पे हैं और कितने बेस्ट जगह पे जो हमें इस तैयारी करने को मिल रहा है। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन। कौन सा? यहाँ पे लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज। ओपेरॉन का मतलब साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या समझाया था, देखो इन्होंने एक आता है बैक्टीरिया लिया था। क्या लिया था? बैक्टीरिया। यहाँ लैक का मतलब पता है क्या है? लैक्टोज। आपको बताया डाइसैकेराइड शुगर होता है। उन्होंने ये कहा था कि लैक्टोज को अगर बैक्टीरिया लैक्टोज लेगा तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम बनने चाहिए, और जब वो नहीं लेगा तो एंजाइम नहीं बनेंगे। कंट्रोल कैसे हो रहे हैं? तो हम लोग एनसीईआरटी डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बेस्ट होगा। देखो यहाँ पे यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे 2 डायग्राम है। इनको अगर आपने समझ लिया बस डायग्राम यही है यहाँ पे, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा यहीं से आता है, थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ो, खाली बस ये पढ़ लो। देखो यहाँ पे आपको बेटा, यहाँ पे आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं और मैं दोनों आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखो बस ये है तुम्हारा लैकोपेरॉन, अगर इसको आपने समझ लिया तो बस हो गया। अब बेटा कोई बोलना मत थोड़ी देर बस, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। देखो ये पता है क्या, ये डीएनए सेगमेंट है। क्या है? ये डीएनए है, और मैंने आपको बताया कि डीएनए पे क्या होता है? प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चर जीन। सही है? तो बेटा पी का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रमोटर, यानी कि ये है प्रमोटर जीन। सही है? यहाँ पे पी का मतलब क्या है? प्रमोटर। ये ओ का मतलब क्या है? ऑपरेटर। और ये जेड वाई का मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर रह रहा है, एक मिनट को क्या हो गया, यहाँ देखो रुक जाएगा। अब यहाँ को दिख रहा होगा ना? ठीक है, यहाँ देखो ये मैंने क्या बताया बच्चों? प्रमोटर। ये क्या बात? प्रमोटर जीन हो गया। ये कौन सा है? ऑपरेटर। और ये कौन सा है? रेगुलेटरी। और ये प्रमोटर जीन हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और ये है जो कौन सा रीजन है? स्ट्रक्चर रीजन। अब आपको पता है कोई प्रोसेस प्रमोटर से स्टार्ट होता है। आपको पता है स्ट्रक्चर जीन क्या होता है? वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्ट होगा, यानी कि हमारे ने बनाएगा। ये समझ में आया? यहां लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर यहाँ पे क्या है बेटा? लैक्टोज। क्या है यहाँ पे? ये बात समझे? आप लोग एंसेंट में से लिख लेना, ये क्या है? लैक्टोज। अब ये पहले यहाँ पे लिखा रहा है कि एब्सेंट है लैक्टोज। इस वाले केस में यहाँ पे लैक्टोज नहीं है और यहाँ पे लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड शुगर है। सही है? तो ये लैक्टोज यहाँ पे क्या है? बेटा मुझे आवाज किसकी आ रही है? और ये क्या है? डाइसैकेराइड शुगर। अब देखो इस वाले केस में है और इस वाले केस में नहीं है। आप लोग बताओ, अगर इस वाले केस में नहीं है तो क्या यहाँ एंजाइम बनेंगे? इसको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनेंगे ना, क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं। और यहाँ है तो बनेंगे। ये 22 साल हो गए, जैसे मैंने आपसे कहा
कि आपने अगर दूध पिया है तो रेनिन एंजाइम बनेगा स्टमक में, और नहीं पिया है तो नहीं बनेगा। अब हमारे पास कोई बटन तो है नहीं, स्विच तो है नहीं कि हमने ऑफ कर दिया नहीं बनेगा, ऑन कर दिया बन जाएगा। जीन तो अपने आप से रेगुलेट हो रहा है ना। अब देखो होते कैसे हैं, यही तो समझाया था यहाँ पे। देखो बच्चों ये समझ गए हम लोग कौन से जीन है यहाँ पे, ये प्रोमोटर, रेगुलेटरी, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन, और ये क्या है एब्सेंस है यहाँ पे लैक्टोज, और यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब दूसरी देखो बेटा होता क्या है, वो स्टार्टिंग सुनो आप लोग। सबसे पहले क्या होता है, रेगुलेटरी जीन होता है, सही है। ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, क्या बनाता है, और रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, सही है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंड्यूसर, ये इंड्यूसर बताओ क्या होगा यहाँ पे, लैक्टोज, ये लैक्टोज तो है। अब आप लोग बताओ यहाँ लैक्टोज है, यहाँ इंड्यूसर है, और यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है। इन्होंने खाली इतना बताया था बस कि अगर रिप्रेसर, जो ये क्या है रिप्रेसर प्रोटीन तो है, अगर इंड्यूसर यहाँ पे नहीं है, अगर नहीं है तो रिप्रेसर कैसा रहता है, एक्टिव, कैसा रहता है। और बेटा अगर रिप्रेसर एक्टिव रहेगा तो ये बाइंड हो जाता है जाके ऑपरेटर वाले रीजन से, सही है। और ऑपरेटर वाले रीजन से मान लो ये लाल झंडी है, जैसे ट्रेन नहीं होती लाल झंडी लग गई, अब ट्रेन रुक जाएगी, ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाएगा, और ये बाइंड हो जाएगा तो अगली ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ये बात समझे आप लोग। मैंने क्या बताया सुनो प्रधान से। सबसे पहले रेगुलेटरी जीन होता है, वो क्या करेगा, एक एमआरएनए बनाएगा, इसे बोलते हैं रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा जिसे बोलते हैं रिप्रेसर। अगर इंड्यूसर नहीं है, मतलब लैक्टोज नहीं लिया है, तो वो एक्टिव रहेगा, और वो बाइंड किससे हो जाएगा, ऑपरेटर रीजन से। किससे हो जाएगा, और ऑपरेटर से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लैक्टोज नहीं है ना, तो हमें एंजाइम चाहिए नहीं, और जब ये बाइंड हो जाएगा तो इसका मतलब अगले ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब दूसरा केस सुनो, अब यहाँ पे इंड्यूसर है, मतलब लैक्टोज है, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, यानी कि हम चाह रहे हैं कि अब ट्रांसक्रिप्शन हो। तो क्या होता है, देखो रिप्रेसर एमआरएनए है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाया इसने, और बेटा जैसे ही इंड्यूसर बाइंड होता है रिप्रेसर प्रोटीन से, ये हो जाती है इनएक्टिव। क्या होता है, और ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ये बाइंड ऑपरेटर से नहीं होगा, और अगली कंटिन्यू क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ देखो ये Z बाई ए 3 जीन दिखाए, और 3 जीन से 3 एंजाइम बनेंगे। एक ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, Z से बनेगा वो बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बाई से बनेगा वो बनेगा परमिएज, और ए से बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। समझ गए। तो अब मैं यही तो कह रहा था कि हमने दूध पिया तो रेनिन बना, और नहीं पिया तो नहीं, क्योंकि दूध किसकी तरह काम कर रहा है, इंड्यूसर। किसकी तरह, इंड्यूसर। समझ गए। तो इंड्यूसर होगा, अंदर जाएगा, तो इसका मतलब वो किसको बाइंड कर देगा, वो इनएक्टिव कर देगा, रिप्रेसर को। और अगर इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेसर क्या रहेगा, एक्टिव, और बाइंड किससे हो जाएगा, ऑपरेटर से, तो अगले ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। बस यही जो समझाया था इन्होंने, समझ गए कॉन्सेप्ट पूरा। आप लोगों ने एनसीईआरटी में अगर नहीं लिखा है तो ऐसे जैसे मैंने लिखा है वो लिख लो कुछ चीजें। जैसे यहाँ पे देखो ये इनएक्टिव हो गया है, अब ये ध्यान रखना तीनों कौन सा जीन कौन सा एंजाइम बना रहा है वो भी ध्यान रखना। और बेटा इनएक्टिव कब हुआ, जब इंड्यूसर था, और इंड्यूसर नहीं होगा तो कैसा रहेगा, रिप्रेसर एक्टिव रहेगा, और वो बाइंड किससे होगा, ऑपरेटर से। वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप लोग अगर डायग्राम माइंड में है तो आप लोग सारे क्वेश्चन बता सकते हो। और इंड्यूसर का काम कौन करता है, लैक्टोज। अब यहाँ इंड्यूसर का काम लैक्टोज कर रहा है, उन्होंने दिया है ना लैक्टोप्रोन। अगर मान लो वो देते सुक्रोज के लिए तो सुकोप्रोन हो जाता, तो यहाँ इंड्यूसर कौन होता, सुक्रोज होता। समझ गए। ऐसे होता है प्रोकैरियोटिक पे ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, यानी कि जीन रेगुलेशन। सही है। अब एमआरएनए नहीं बनेगा तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा।
ये लिख दिया हम लोगों ने, तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे HG, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखो बेटा पढ़े फटाफट से आप लोग इस, देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है, ये खाली डायग्राम से बस, वो पूछ चाहे कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे तो क्या लिखा है, कह रहा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कह रहा है रिफर टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर्स अ वेरियस लेवल। अब ये कह रहा है कि रेगुलेशन हम जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जीन जो एक्सप्रेस हो रहा है यानी कि ट्रांसमिट कर रहा है, एमआरएनए बना रहा है, उसको हम रेगुलेट किस लेवल पे कर सकते हैं। तो कह रहा है टू वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर्स अ वेरियस लेवल कंसीडरिंग द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। आप लोग बताओ अगर कोई भी एमआरएनए बनेगा तो इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन यानी चेन ऑफ अमीनो एसिड। कह रहा है इट कैन बी रेगुलेट एट सेवरल लेवल, हम इसको कई लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं। कह रहा है इन यूकैरियोट्स, लेकिन इसमें क्या लिखा है, यूकैरियोट्स ना कि प्रोकैरियोट्स। कह रहा है द रेगुलेशन कुड बी, अब देखो पहला क्या है बेटा ट्रांसक्रिप्शन लेवल, हम ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें। दूसरा क्या है प्रोसेसिंग लेवल का मतलब तो समझ रहे हैं यहाँ पे स्प्लाइसिंग वगैरह, इंट्रॉन एक्सॉन, उससे पहले आपको बताया कैसा होता है नॉन फंक्शनल। और तीसरा क्या कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द, यहां रोक दें। और चौथा कह रहा है ट्रांसलेशन लेवल यानी कि राइबोसोम के पास ही ट्रांसलेशन ना होने दें। अब लोग क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। For example, if an enzyme called beta-galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide, क्या है यहाँ पे लैक्टोज। और कह रहा है बेटा लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, आपको पता है डाइसैकेराइड किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड में। और मोनोसैकेराइड क्या है यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। अच्छा आपको वैसे पता है लैक्टोज किसमें पाया जाता है, मिल्क में, तभी तो गधो लैक्टोज जब वो मिल्क होता है जब वो दही बनता है तो आपको पता है कि वो खट्टा खट्टा लगता है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टोज कन्वर्ट किसमें जाता है, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड अगर हम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे दूध को तो वो कन्वर्ट किसमें होगा, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में। और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड शुगर, और ये कौन सी शुगर है, डाइसैकेराइड। तो यहाँ कह रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। आप लोग पता होना चाहिए कि हम लोग जो खाते हैं, जैसे मान लिया हमने पॉलीसैकेराइड लिया कोई, तो बेटा उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आप स्टार्च खा रहे हो, क्या है पॉलीसैकेराइड तो है। आप प्लांट खा रहे हो, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है। अभी आप जैसे आपने दूध पिया, अब वो डाइसैकेराइड शुगर है, उसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम मोनोसैकेराइड लेते हैं तो उसे ब्रेक डाउन करना नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मोनोसैकेराइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे आपने देखा नहीं, कोई पेशेंट होता है बहुत क्रिटिकल पेशेंट है तो सब ग्लूकोज लाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकेराइड, उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है बेटा द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैक्टीरिया किस लिए यूज करता है, एनर्जी के लिए। तो कह रहा है हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कह रहा है अगर लैक्टोज नहीं है तो उसे क्या जरूरत पड़ेगी एंजाइम की, और अगर एक लैक्टोज है तो जरूरत पड़ेगी। तो यही बताने जा रहा है। कह रहा है बेटा therefore in simple term it is the metabolic, physiological और environmental condition that regulates the gene expression of gene। कह रहा है development and differentiation of embryo and adult organism are also a result of the coordinate regulation of expression of several set of genes। मैंने आपको ये बात अच्छे से समझा दी है। जिस दिन से हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और जब तक मरते हैं कोई व्यक्ति, उसमें एक बार जीन एग्रेशन नहीं होता है। हर दिन हर साल कुछ ना कुछ चेंजमेंट आते हैं, और चेंजमेंट आते हैं तो कुछ हार्मोन बनने लगते हैं, कुछ एंजाइम बनने लगते हैं नए नए। और देखा जाए तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, प्रोटीन तो है। तो ये जीन रेगुलेशन किस लेवल पे हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, वही तो यहाँ समझा जा रहा है। हमें नहीं, प्लांट में भी ऐसा होता है कि अलग अलग टाइम पे क्या आते हैं, अलग अलग चेंजमेंट आते हैं। और चेंजमेंट आते हैं तो कई सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे ट्रांसक्रिप्ट नहीं करते हैं और किसी टाइम पे करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा, अब ये यहाँ पे देखो एक बात और लिखी है, आप लोग यहाँ पे समझो ये क्या कह रहा है। हाँ यहाँ कह रहा है देखो मेटाबॉलिक भी होता है साथ में, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन। आप लोग बताओ कि आपकी बॉडी इन्वायरमेंट के प्रति क्या सेंसिटिव नहीं होती है,
होती है। बहुत सारे इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिस टाइम पे आपकी बॉडी रेगुलेट करना चाहती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बनती हैं, कुछ ऐसी होती है बनती हैं। तो वो भी क्या है तो भाई ओपन कॉन्सेप्ट कि कैसे सेटअप ऑन रह रहा है, कैसे ऑफ रह रहा है। देखो कह रहे प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये कह रहा है प्रोकैरियोट में क्या होता है, खाली एक ही लेवल होता है, वो कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। क्योंकि ना वहां तो स्प्लाइसिंग होती है, ना वहां न्यूक्लियस होता है, और वहां पे अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है क्या, ट्रांसलेशन। इसीलिए मैंने कहा था वहां पे उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में उसको बोलते हैं कपलेट प्रोसेस। कपलेट का मतलब होता है साथ साथ दोनों चीजें होती हैं। कह रहे इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रोमोटर टर्न रेगुलेट बाय इंटरेक्शन विद एसिडिक प्रोटीन व्हिच अफेक्ट इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। These regulatory proteins can act both positively यानी कि एक्टिवेटर एंड नेगेटिव क्या है, रिप्रेसर। जो प्रोटीन बनती है आपको बताया, मैंने बताया था रिप्रेसर, बताया था भी। तो वही प्रोटीन का काम होता है, या तो रोक देगा या फिर क्या कर देगा, अगले ट्रांसक्रिप्शन के लिए करेगा, क्योंकि वही तो बाइंड होता है किससे, ऑपरेटर से। तो कह रहा है बेटा the accessibility of promoter region of prokaryotic DNA in many cases regulated by the interaction of protein with sequence term operator। अभी बताया था आपको, ये वही बात कर रहा है जो बताया था अभी। क्या बताया था बताओ, रेगुलेटरी जीन एक क्या बनाता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, और रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अब वो प्रोटीन एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल है या नहीं है। अगर इंडिविजुअल है तो इनएक्टिव रहेगी, और इंडिविजुअल नहीं है तो एक्टिव रहेगी। और अगर इंडिविजुअल नहीं है तो बाइंड हो जाएगी किससे, ऑपरेटर से, तो अगले ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और वो बाइंड नहीं हो रही है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। समझ गए? तो यही बात लिखी है सर। कह रहा था ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर एलिमेंट्स इन मोस्ट ऑपरॉन एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड द रिसेप्टर रिप्रेसर प्रोटीन। ईच ऑपरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। आप लोग बताओ, ये स्पेसिफिक तो होगा ही ना, ऐसा तो ना कि एक ही सब जीन को रेगुलेशन करेगी। अब भाई जो चीज आप ले रहे हो अंदर या नहीं ले रहे हो तो वो तो अलग अलग होगा ना, अलग अलग लेवल पे कंट्रोल होगा। कह रहा है बेटा फॉर एग्जांपल लैकोपेरोन इज प्रेजेंट ओनली इन द लैकोपेरोन एंड इट इंटरेक्ट स्पेशली विद लैक रिप्रेसर ओनली। ये बात समझे आप लोग? एक बात सोचो आप लोग, अगर सबका एक जैसा रेगुलेशन होता, मैं मानता हूं कि आपने प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, लिपिड लिया और शुगर ली, सबका एक ही उपकरण होता, तो ऐसा होता कि आपने आज दूध नहीं पिया तो सारे एंजाइम आना बंद, और अगर आपने आज सब कुछ पी लिया तो सब चीज ली है तो इसका मतलब सब ऑन है। अगर एक भी नहीं लिया तो सब ऑफ हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक सबका अलग अलग होता है। जैसे अगर दूध का है, रेनिन का एंजाइम होगा तो वो अलग होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट का है तो वो अलग होगा। अगले देखो बेटा, तो यहाँ हम समझते हैं लैकोपेरोन। क्या समझते हैं बेटा, बोलो मत, आप लोग समझ लो। कह रहा था इनिशिएशन ऑफ द लैकोपेरोन वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अ जेनेटिस्ट जैकब एंड बायोकेमिस्ट कौन है, मोनोन। कह रहे दे वर द फर्स्ट टू इनिशिएट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट सिस्टम। इन्होंने पहली बार समझाया था। और कह रहे इन लैकोपेरोन हियर लैक रिफर टू क्या है, लैक्टोज। कह रहे आप पॉलीसिस्टोनिक, आप लोग बताओ बेटा पॉलीसिस्टोनिक जीन्स किसमें होते हैं, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में? पिट जाओगे। प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक, और मोनोस्टोनिक किसमें होते हैं, यूकैरियोटिक में। सही है। आप तो ऐसे कुछ हिंट ना लिया करो। मोनो का मतलब मान लिया करो मैं मेरे में कौन से हैं, अरे मेरे में कौन से हैं, यूकैरियोटिक, तो मोनोस्टोनिक मैं यूकैरियोटिक बात है। अगले देखो, कह रहा है बेटा इन लैकोपेरोन, यहाँ तो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर। तभी तो आपने देखा भी है, तभी तो आपने देखा यहाँ पे। आप लोग बताओ वहां पे 3 एंजाइम बन रहे नहीं बन रहे, एक का मानने से, क्योंकि वो कैसा है, पॉलीसिस्टोनिक। अगर मोनो होता तो कितना बनता, खाली एक एंजाइम, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3। कौन कौन से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज, क्योंकि ये कैसा जीन है, पॉलीसिस्टोनिक। समझ गए? अगले वो कह रहे बेटा such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. To name few such example जैसे lactoperon, trip और ARA-operon है, his-operon है और bell-operon। ठीक है, बेल मतलब बेलिन, हिस्ट मतलब हिस्टाडीन, ऐसे है। कह रहे थे लैकोपेरोन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, जिसे क्या बोलते हैं, आई जीन। कह रहा है हियर द टर्म आई डज नॉट इंडिविजुअल, यहाँ क्या कह रहा है वो, इनहिबिटर। आई और यहाँ पे क्यों है, इनहिबिटर का मतलब तो रोकना होता है,
अगले कह रहा है एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जेड बाई ए। आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैकोपेरोन, द जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगले कह रहा है व्हिच इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है। कह रहा है बेटा लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट और गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये कैसे होगा ना, मोनोसैकेराइड होगा। और लैक्टोज कैसा है, डाइसैकेराइड। कह रहा था बाइजीन कोड फॉर परमेज व्हिच इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये परमेज क्या करता है, ये उसको इसको की जल्दी से दे, सही, गैलेक्टोसाइडेज वो उसको एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कह रहा था ए जीन इनकोड्स द ट्रांस एसिटाइलेज, hence all the 3 genes product in lactoperon are required for metabolism of lactose. In most other operon as well as the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लैकोपेरोन क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है खाली कि अगर हमारे पास एक इन्होंने लिया लैक्टोज एंजाइम को, वो सॉरी शुगर को, अगर लैक्टोज शुगर है तो वो 3 एंजाइम बनेंगे और लैक्टोज शुगर नहीं है तो वो 3 एंजाइम नहीं बनेंगे। तो वो रेगुलेट कैसे हो रहे हैं, तो ये साफ साफ कह रहा है आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इनहिबिटर, ध्यान रखना। और दूसरा कह रहा है कि आई को हम इसीलिए क्या बोल रहे हैं, रेगुलेटरी जीन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटीन बना रहा है क्या, रिप्रेसर। क्या बना रहा है, रिप्रेसर। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा आपको। अगले देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग मेन डायग्राम ध्यान रखना उसका, ठीक है, डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। कह रहा है लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। कह रहा है हेंस इट इज टर्म एज इंडिविजुअल। इसको क्या बोलते हैं, किसको, लैक्टोज को, क्योंकि यही तो कर रहा है, ऑफ या फिर ऑन। कह रहा है बेटा इन द एब्सेंस ऑफ a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth of media of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease. और कह रहा है बेटा the lactose then induce the operon in the following manner. और यहाँ कह रहा है remember a very low level of expression of the lactoperon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell. तो ये कह थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन वैसे सेल एंटर सेल में नहीं करेगा। कह रहा है the repressor of the operon is synthesized all the time constitutively from the I gene क्योंकि रेगुलेटरी है। और कह रहा है the repressor protein bind to the operator region of the operon and prevent RNA polymerase। कह रहा है from transcribing the operon। अच्छा यहाँ पे एक बात और सुनो बेटा, ये देखो अगर ये बाइंड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये ऑपरेटर जीन है और उससे पहले कौन सा है, प्रोमोटर। मैंने क्या बताया था, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो बाइंड कौन से जीन से होता है, रीजन से होता है, प्रोमोटर। तो यहाँ पे क्या नहीं होने देगा, इसको बाइंड नहीं होने देगा, और बाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब अगले ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये बता रहा है, कह रहे देखो आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म ट्रांसक्राइब द ओपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज लैक्टोज और एरोलैक्टोज द रिप्रेसर इनएक्टिवेट बाय इंटरेक्शन विद द इंडिविजुअल, दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड। कह रहा है essentially regulation of the lactoperon can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate। तो यहाँ पे बस डायग्राम याद रखना है आपको और ध्यान रखना है कि कौन किससे बाइंड, कौन से रीजन से हो रहा है, कौन से नहीं हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल कौन है, रिप्रेसर कौन है, वो ध्यान रखना है। कब रिप्रेसर एक्टिव रहता है, कब इनएक्टिव रहता है, वो भी हमको ध्यान रखना है। अब देखो कह रहा है रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। और कह रहा है बेटा लैकोपेरोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव कौन है, रिप्रेसर की बात कर रहा है, वो करवा रहा है। तो आप लोग ये बताओ, ये यहाँ पे समझ गए कहानी क्या थी लैकोपेरोन की। यहाँ पे मेन कहानी क्या थी बेटा कि कौन कौन से एंजाइम, देखो अभी जो क्वेश्चन आया वो इससे आया है नीट इन तीनों एंजाइम से। और उन्होंने क्या पूछा था, शायद ही पूछा था कि जेड वाला जो है वो कौन सा, नहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन से जीन से बनता है, तो वहां ऑप्शन था जीन जेड। तो ऐसे वो ये पूछ सकता है कि बताओ परमेज कौन से जीन से बनता है, तो आप क्या लगाओगे, जीन वाई। और ए किससे बनता है, इसे कौन बनता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तीनों के आपको जीन याद पता होने चाहिए, सही है। वो ये पूछ सकता है कि इंडिविजुअल तरह कौन काम करता है लैकोपेरोन में, वो ये पूछ सकता है कि बताओ रिप्रेसर कौन से
जीन से रेगुलेट होता है या बनता है, फॉर्मेशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेसर प्रोटीन जो है वो किस जीन से बाइंड हो रहा है, तो किससे हो रहा है, रीजन से हो रहा है, ऑपरेटर से। ये सारी की सारी बातें अगर आपको पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। अब आपके इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, आप लोग सो कैसे सो क्यों रहे भाई? इंटरेस्टिंग नहीं है ना? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलो आप आगे थोड़ा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखो। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है इसको समझते हैं, सही है? ये प्रोजेक्ट तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो, छोटे मोटे का मतलब ऐसा नहीं है ये। अच्छा अभी तो मुझे लग रहा है जो बाहर मौसम है ना वो चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, अब ठंड बहुत तेजी से आ रही है ना, तो कुछ ऐसा भी लगता होगा आपको अपनी बॉडी फीवर टाइप का हल्का हल्का लग रहा है क्या? हल्का फुल्का लगता होगा स्टार्टिंग में, और जब पूरी तरीके से ठंड आ जाएगी फिर आपको लगना बंद हो जाएगा। तो अभी ऐसा होता है मौसम चेंज होता है, तो होता क्या है, एक चीज होती है जब भी मौसम चेंज होता है तो हमारी बॉडी एडप्ट नहीं कर पाती एकदम से, उसको हल्के हल्के क्या करवाना पड़ता है, एडप्ट करवाना पड़ता है। और जब हल्के हल्के हो जाता है फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग सर्वाइव, लेकिन फिर गर्मी आने लगती है तो फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग ये समझो कि HGP क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। सुनो, अभी तक मैं आपको बहुत 3-4 दिन से ही पढ़ा रहा हूँ, डीएनए पढ़ रहे हैं हम लोग। डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है, आपको पता है mRNA बनता है, उसपे कोडॉन्स होते हैं, ये सब पढ़ रहे थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि डीएनए का सीक्वेंस पढ़ना कोई आसान काम थोड़ा था, कि डीएनए पे कौन कौन से जीन होते हैं, किस क्रोमोसोम पे कितने जीन होते हैं। जैसे आपको बताया कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। अब बेटा क्या आपको ये पता है कि 46 क्रोमोसोम में कितने जीन होते हैं? नहीं ना, नहीं पता है ना। और हम ऐसे पता लगा भी नहीं सकते कि कितने जीन होते हैं। भाई सोचो कितने भी जीन हो सकते हैं, और हमें अगर HGP को बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं और हमें हर एक जीन के बारे में नॉलेज आती है कि ये जीन ये करता है, ये जीन ये करता है, तो फिर तो हम ही भगवान बन जाते हैं। भाई हमें सब पता होता कि कौन सा नाइट्रोजन हटाओगे तो कौन सा जीन सही होगा, कौन सा बेकार होगा, क्या होगा। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, खाना खाने जाते हैं तो आपको मेन्यू कार्ड मिलता है, मिलता है? हाँ मिलता है। क्या खाना है सेलेक्ट करो। तो ऐसे ही हम जब बच्चा होता तो डॉक्टर के पास जाते कि भाई, तो वो पूरा तुम्हें कार्ड देता कि बच्चे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बच्चे का कलर कैसा होना चाहिए, बच्चे का बाल कैसे हो, आंखों का कलर कैसा हो, क्योंकि उन्हें पता है कौन सा जीन क्या कर रहा है। तो पूरा आपके तरह ही बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आपको मिल सकता था। बेटा अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसे 5-6 देशों ने मिलकर किया था। सोचो अगर कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे अभी मोदी जी लॉन्च कर रहे थे, कौन सा मेरे ध्यान ज्यादा नहीं है, कोई रॉकेट लॉन्च किया था क्या? अरे वो नहीं हुआ था, नहीं हम आसमान गए थे, झंडा लहराया था, हाँ गगनयान था, चंद्रयान था, कह रहे गगनयान। अच्छा गगनयान था। अच्छा मुझे तो ये पता है चंद्रयान में वो था नहीं, मैंने थोड़ी देर के लिए देखी तो मोदी ऐसे कर रहे थे, मैं देख रहा था कि मुझे ये दिख रहा है कि यार कौन लेके गया है, कौन क्या है, उसमें दिख रहे थे मोदी जी न्यूज में ऐसे झंडा काटते तो मैंने बंद कर रहे थे। तो सुनो अच्छी बात है, मुझे दिख जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है बढ़िया बात है। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें तुमने वो वीडियो देख सकते देख ली जो मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उतरते हुए जो महिला होती है वो रो रही होती है बहुत तेज, आज मेरा सपना साकार हो गया। देखा होगा सर, बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है कि मेरा सपना पूरा हो गया, तो मैंने दर्शन कर लिए, मतलब ऐसे होता है, ऐसे नॉर्मल रो रही होती है, तो मैं बहुत तरस गया। चलो बेटा हम टॉपिक बात है, अब मैं आपको टॉपिक लेके आता हूँ, ठीक है? सुनो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये हुआ था स्टार्ट 1990 में, सही है? कब हुआ था? 1990 में। उस टाइम पे डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं थी, हमारे पास नहीं मतलब सबके पास बता रहा हूँ, हमारे पास तो उस टाइम कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे देश का तो नाम भी यहाँ नहीं लिखा है,
अगर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट भी किया होगा तो। ये सब इसमें अमेरिका का नाम यूएस का लिखा हुआ है मतलब, और चाइना का लिखा हुआ है, जापान का लिखा हुआ है, ठीक है, हमारा नाम भी नहीं है। और ये बात है 1990 की। आपको आज आप 2025 में जी रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि यार कितना ज्यादा हम लोग स्मार्ट हैं, हमारे पास आईफोन है, सब कुछ है, मतलब आईफोन नहीं सॉरी, हमारे पास क्या बोलते हैं एंड्रॉइड फोन है ना, एंड्रॉइड फोन है सबके पास, हम लोग टच चला सकते हैं। लेकिन जस्ट मैं अगर रिवर्स में जाऊँ आपको 10 साल पुराना पहले, तो किसी आदमी ने टच फोन नहीं देखा था। ये तो बहुत बड़ी बात है टच फोन देखने की। हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी, जैसे कितने गाँव में लाइट नहीं होगी, 2010 के बता रहा हूँ मैं, ज्यादा पुरानी नहीं कर रहा हूँ। अभी नहीं है, अब तो चलो है, अब तो एक क्लास नहीं होगी, चलो दूसरा सुने, मैं 10-15 साल पहली बार बता रहा हूँ कि लोग ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 15 साल पहले बता रहा हूँ, मुझे खूब पता है लोग जानते नहीं थे यूट्यूब कुछ होता भी है। ये तो बहुत बड़ी बात रहेगी कि फेसबुक व्हाट्सएप कुछ, ये तो बहुत दूर की बात है। लोग उस टाइम ये नहीं समझते थे कि यूट्यूब कुछ होता है, मतलब कुछ हम देख सकते हैं फोन पे ऐसा जिससे हमारे पास सब कुछ आ सकता है मोबाइल में, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि बेटा मैंने रिचार्ज जब स्टार्टिंग करवाता था तो मुझे खूब ध्यान है, ऐसे करवाता था 20 रुपए में 100 MB खाली, 100 MB बस। आप समझ 100 MB कितनी सी होती है, वो भी 20, 25, 30 रुपए में बता रहा हूँ मैं, शायद 100 ने 50 MB। और मुझे सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि उस टाइम एक बोलो मत बेटा, उस टाइम पे शायद 2G था, शायद 2G चलता था, 3G भी नहीं था। और बेटा ये YouTube वगैरह ये पता है कब से जो सब लोग जानने लगे YouTube कुछ होता है, जब से जियो आया 2016 से। 2014 में कोई जानता नहीं था YouTube कुछ होता है, तो मुझे लग रहा होगा सर कैसी बातें कर रहे हो, हम जानते थे, कोई नहीं जानता था YouTube क्या होता है। तुम ये बात सोच नहीं सकते थे कि हम YouTube से कुछ देख भी सकते हैं, मतलब मोबाइल में कुछ ऐसा हो सकता है कि हम दूसरी पूरी दुनिया को यहाँ देख सकते हैं बैठ के, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास। लोग हीरो को, जो हीरो होते धर्मेंद्र वगैरह इनको मानते थे, पता नहीं भगवान है कौन है, मूवी चल रही तो हम सच्चा ही मानते थे उसको, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं इनकी लाइफ कैसी होती है। क्योंकि हमें वो दिखाया जाता है जो हमारे पास था, जैसे आपको होता है रिकॉर्ड आते थे टीवी पे तो हमने देख लिया वो। एक बोल क्यों रहे आप लोग, तो मैं ये कहानी कब बता रहा हूँ 2014 की कहानी बता रहा हूँ, जो मैं अपने आप मतलब मुझे खूब ध्यान है, जब मैंने 10th किया था उस टाइम में जानता नहीं था यूट्यूब क्या होता है, मतलब मैंने यूट्यूब का कभी सुना था, किसी के मुंह नहीं सुना था कि यूट्यूब का क्या होता है। जब मैं बरेली रहता था, ऐसा नहीं गाँव में रहता था, जब मैं बरेली रहता था बरेली, तो 2014 में मैंने यूट्यूब का बाई नहीं सुना था कि यूट्यूब कुछ होता भी ऐसा कुछ। ये पता था कि कुछ ऐसा बड़े बड़े फोनों में होता है कि वो कुछ भी मंगा सकते हैं वो और देख सकते हैं। जब 2015 में 16 में आपको पता जियो आया था, तो उस टाइम पे पहली बार सबको पता लगा था अब हमारे फोन में एक ऐसा सिस्टम है कि हम कोई सी मूवी मंगा लें, कुछ भी कोई सा गाना मंगा लें अपने आप बैठे बैठे। तो इस सिस्टम तब पता लगा था लोगों को। और बेटा ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खूब ध्यान है चीजें, आपको शायद ना पता हो लेकिन मुझे खूब ध्यान है, खूब ध्यान अच्छे से। तो इस टाइम सोचो ये बात चल रही कब की, 1990 की। पहले आपको पता होगा 1GB चिप आती थी, 1GB पता है आपको, और जिसके पास 4GB होती है वो कहता है यार मैं तो मेरे पास 4GB है तुम्हारे पास 1GB है। एक फोटो अगर मोबाइल लेते थे तो दूसरा रोटेट करना पड़ता था 3 मूवी डलवा रहा है तो पूरे गांव में दिखाना 3 मूवी हमारे पास है, 4 मूवी डलवा के आते थे कंप्यूटर से। ये तुमने देखा होगा टाइम, और ये अभी का बता रहा हूँ, ज्यादा पुराना नहीं बता रहा हूँ कि लोग 5 रुपए में मूवी डलवाते 10 रुपए में। उस टाइम तो यूट्यूब जानते नहीं थे लोग, अगर यूट्यूब होता तो पढ़वाते। और सुनो दूसरी बात बताऊंगी, मैंने अपने होश में जब पहली बार टच फोन देखा था, तो ये बहुत पहली बार बता रहा हूँ, बहुत जल्दी का बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार टच फोन देखा था, और ये टच फोन भी होते हैं, सोचो हम लोग कितने बीच थे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ये समझ जाओगे ये कितना इंपॉर्टेंट था। और ऐसे टाइम पे ये समझ पाना कि हम जीनोम की स्टडी कर सकते हैं, पूरे डीएनए की। डीएनए कितना छोटा है, उसमें कितने बेस हैं 3 बिलियन, और उनकी स्टडी करना ये छोटा मोटा काम नहीं था। और उसमें भी अंदर उसके जीन्स की स्टडी करना कि वो जीन्स क्या प्रोटीन बना रहा है। तो ये आज तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट रहा है अभी तक का, 13 साल का प्रोजेक्ट था, जिसमें 9 बिलियन US डॉलर कॉस्ट आया था। 9 बिलियन समझ रहे हो, 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन, 9000 मिलियन खर्चा आया था US डॉलर में। अगर हम अपना काउंट करेंगे तो पता नहीं कितना आएगा।
तो इसका मतलब ये है कि कितना कॉस्टली प्रोडक्ट था, और ये बात कब की हो रही है, 1900 रुपए की। समझ गया इसका वैल्यू क्या है। अब दूसरा सुनो, अब आपको मैंने समझा दिया कि कहीं ना कहीं कि ये क्या था, इसके डेटा को स्टोर करने के लिए उस टाइम पे एक नया एरिया स्टार्ट हो गया था कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। अब ये प्रोजेक्ट में क्या स्टडी करना था हमें, इतना इंपॉर्टेंट था। सुनो, हम लोग ये तो जानते थे उससे पहले कि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, साइंटिस्ट प्रूव भी कर चुके हैं कि डीएनए होता है। बेटा डीएनए तो होता ही तो पता था हमें, क्रोमोसोम होते हैं ये पता था हमें, ये पता था कि क्रोमोसोम आते हैं 23 पापा के 23 मम्मी के, और हमारा बॉडी बन जाता है। साइंटिस्ट जानना चाह रहे थे कि हमें पूरा हकीकत पता लगे कि एक्चुअली में नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, हमने तो पढ़ रखा था कि कोडॉन होते हैं 3 अमीनो एसिड कोड करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी में कितने जीन होते हैं। हमें ये नहीं पता था कि हमारा कौन सा जीन कौन सी प्रोटीन बना रहा है। हमें ये नहीं पता था कि किस क्रोमोसोम पे कितने जीन होते हैं। अगर हम सब स्टडी कर पाते तो इसका मतलब ये है कि फिर तो सब कुछ संभव था। हम म्यूटेशन कब करवाएं, मान लो हमें पता है कि हमें आने वाली पीढ़ी को ऐसा बनाना है, हम तो हल्के हल्के म्यूटेशन करवाते रहते हैं खुद से, एक बेस हटा दिया इसे चेंज हो जाता। तो ये कितना रोचक था, लेकिन इतना आसान नहीं था कि एक रस्सी है 2 मीटर की, हम उसमें सेंटर कर रहे हैं। बेटा 10⁻⁻6 मीटर का न्यूक्लियस होता है, और माइनस की बात कर रहा हूँ, ये प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो माइनस 10⁻⁻6 जाओ तो पहले कितना करोड़ बैठेगा, उतने छोटा न्यूक्लियस होता है, और उतने छोटे न्यूक्लियस में सोचो 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। मैंने क्या बोला, हमारी पूरी बॉडी में कितना डीएनए है, मैंने कहा 70 बार हम सन के चक्कर लगा सकते हैं। इतने छोटे डीएनए में 3 बिलियन सोचो नाइट्रोजन बेस है, उनको क्या स्टडी करना इतना आसान था। ये भी ऐसा काम करना है कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ दिख रहा है हमें। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस था जो ये प्रोजेक्ट हुआ था। यहाँ का मेन उद्देश्य था कि सारा कुछ जो हमें पता था कि जो हमें पढ़ना है, और ये कैसे हुआ था तो आपको पता है, एक सबका एक सेल लिया, मतलब ब्लड मिलाया और उससे एक सेल लिया, उस सेल से डीएनए को निकाला, और निकालने के बाद इनका ये गोल था कि हम सबको दिखाएंगे कोई डेटा कि क्या क्या हमें मिला है। तो बेटा ये एचजीपी का आप लोग सुनो, ये एचजीपी में देखो क्या है। अभी मैं जितनी जैसे मैं सोच रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको, ये 1990 में लॉन्च हुआ था। ये कहानी आप लोग वैसे ही पढ़ लेना, ठीक है, आराम से पढ़ लेना बैठ के, ये कहानी तरह पढ़ लेना बस, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताऊं। 1990 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ये मेगा प्रोजेक्ट था, दिखाया देखो वो मेगा प्रोजेक्ट है। इसका कॉस्ट आया था $3 बिलियन, वो $3 पर बेस पेयर। तो कितने थे अप्रोक्सीमेटली, कितना आया था ये, 9 बिलियन आया था। और इन्होंने कहा था अगर हम एक डाटा किताब पे लिखते पता कितना होता, एक पेज पे 1000 पेज लिखूं मैं, एक किताब में 1000 पेज हो, ऐसी 3300 बुक लगेगी, 3300, तब वो डेटा लिखा जाएगा। समझ गए। अब आप कहोगे सर अच्छा रहता किताब पे लिखते, अब एक गधो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है तो किताब पे लिख के काम चला लोगे, वो किताब को चला ले गया तो, या कोई फट गई कहीं या बेकार हो गई तो क्या करोगे, उसको कंप्यूटर में लेना था, और उसके लिए एक नया एरिया स्टार्ट हुआ जिसे बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये ध्यान रखना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये एरिया डेवलप नहीं था। अगले कह रहा है बेटा गोल क्या थे, तो गोल पढ़ने से अच्छा है तुम सीधे वो पढ़ो। ये 2003 में खत्म हुआ था, हालांकि हमने जो लास्ट क्रोमोसोम का स्टडी किया था वो कब किया था, 2006 में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो बेटा इनका मेथड क्या था, तो ये देख लो, पहला इनका जो वो था EST का मतलब है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। मतलब हम वो सीक्वेंस पढ़ें या रीड स्टडी करें जो एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कौन सी बॉडी हमारे प्रोटीन बना रहा है उसको पढ़ें, और कह रहा है सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब है जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको पढ़ें, ठीक है। दो इन्होंने। अगले देखो बेटा, ये देखो कंप्यूटर आ गया, ऐसे आया था। जो मेन है आपके वो ये है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो कहां से बनेगा, यहाँ से, क्योंकि ये क्या है फीचर है जो हमें मिले थे किससे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। तो समझ ले से एक करके देखो। पहला बेटा क्या था, पहला देखो, अब आपको एक्चुअली पता लगेगा, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ बार बार कि डीएनए होता है, डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, और जीन्स किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस से। तो अब आपको पता लगेगा कि एवरेज क्या क्या इन्हें मिला था। देखो पहला कह रहा बेटा ह्यूमन जीनोम कंटेन इतने बिलियन क्या है बेस पेयर है, कितने 3164.7 बिलियन, मतलब ये बैठेगा लगभग 3 बिलियन। कितना बैठेगा, क्योंकि 1 बिलियन कितने होते हैं, 1000 मिलियन, और ये कितना है बताओ
3164.7 मिलियन है ये, इतने बेस करते हैं। सुनो तो पहले कितने हैं, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख। तो ये बेस पेयर मतलब समझ रहा आप लोग भाई का, तो एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन कितने थे, इतने। ये डेटा पूरा याद कर लो, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अगले कह रहा है एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम ये डेटा मिला है ना, वो समझा रहा हूं आपको, इतना रुपया खर्च करके हम फ्री पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो ध्यान सुनो। दूसरा पॉइंट लिखा है, ये कह रहा है कि जो एवरेज जीन होता है, जिसकी मैं लेंथ कह रहा था कि इतना बड़ा सेगमेंट होता है उसको जीन बोलते हैं, उस जीन में एवरेज 3000 बेस आते हैं। कितने आते हैं, मतलब ऐसे एडेनिन थाइमिन 3000 होंगे तो मान लो एक जीन है, इसका मतलब 1000 कोडोन तक जीन होता है लगभग एवरेज, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा विद द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा था, डिस्ट्रोफिन, जिसपे कितने बेस थे 24 लाख यानी कि 2.4 मिलियन। तो ये कहना चाह रहा है कि सबसे बड़ा जीन जो होता है वो कौन सा होता है, डिस्ट्रोफिन। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसमें कितने मिलियन बेस होते हैं, 2.4 मिलियन बेसिस। अगले कह रहा है टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेट एट 30,000 मच। अब ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जीन जो एस्टिमेट किए गए वो कितने थे, 30,000 जीन। और कह रहा है बेटा मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 से 1,40,000। जो हमने एस्टिमेट किया था वो कितना था, 80 से 1 लाख होंगे। कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एक्चुअली द सेम इन ऑल ह्यूमंस। ये कहना चाह रहा है कि सब सेम स्पीशीज होती है, क्योंकि ह्यूमंस का क्या था, तो कह रहा है 99.9% सबका बेसिक सीक्वेंस क्या होता है, सेम। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका 99.9% सबका सेम है, और सोचो खाली 0.1% से हम लोग इतने डिफरेंट लगते हैं। किससे, खाली 0.1% से। सोचो कितने डिफरेंट हो जाते हैं, कोई इतना लंबा होता है, कैसा होता है, कैसा, खाली 0.1% से, समझ गए। और वो भी 0.1% कौन सा है वो बताऊंगा आपको। अगले कह रहे थे फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। ये कह रहा है 50% जीन का हमें ये नहीं पता ये फंक्शन क्या करना है, मतलब इनका वर्डिंग क्या काम है। तभी तो मैं कह रहा हूँ बेटा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना कि अच्छे खासे व्यक्ति को कैंसर क्यों हो जाता है, कि जिसने कोई चलो बाहर से कुछ ऐसा नहीं लिया है फिर भी कैंसर हो गया। बहुत सारे जीन्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं, वो पता नहीं लगता, और वो ऐसी प्रोटीन बनाने लगते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं थी, समझ गए। अब वो इसका मतलब, तभी तो मैं कहता हूँ कि कैंसर का मतलब ये नहीं होता कि कोई सट्टा मार रहा है तो उसको कैंसर हो जाएगा। कैंसर का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई टेंशन बहुत ले रहा है तब भी कैंसर हो जाएगा। और मैंने आपसे बताया है आपको कि 50% डिजीज टेंशन नहीं होती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टेंशन लेता है, और मैंने भी बताया था आपको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों कॉम्बिनेशन भी है। तो जैसा नर्वस सिस्टम रहेगा हमारा वैसा ही कैसे वर्क करेगा एंडोक्राइन सिस्टम, और जैसा एंडोक्राइन तो हमारी बॉडी का पूरा जो बॉडी है वो अलग टाइप का रिएक्शन करेगा। और फिर दूसरा मैंने कहा था कि बहुत सारे जीन्स, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म ऐसी होती है हमारी बॉडी में कि जरा सा अगर म्यूटेशन हो जाए, ये जरा सा धोखे से कोई जीन एक्टिव हो जाए तो कहानी खत्म। आपका बॉडी चल रहा है, आप ऐसे में सोचो कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम तो जिंदा रहेंगे 1000 साल, ये हम तो अब बॉडी हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में खाली जिंदा हो तो अपना काम करो जो कर रहे हो। जिस दिन कोई कुछ भी हो जाए, मैं बाहर के फैक्टर से नहीं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, अंदर ही हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है हमें कुछ नहीं पता है। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अच्छे खासे बिल्कुल ठीक हैं और एकदम से क्या हुआ, कोई बीमारी लग गई, कभी डायबिटीज आती है लोगों को, कभी है ना, कभी कुछ हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कुछ हो जाता है अच्छे खासे लोगों को। और ये हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते, सब आपको पता होगा आपके आसपास ऐसे लोग होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप कितना भी अपनी बॉडी को सेफ करके रखो, लेकिन अगर प्रॉब्लम आने वाली होगी तो वो आ ही जाएगी। और इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में तो इतने जीन्स हैं कि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब ये मत सोचना कि मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने किसी की बददुआ लग गई। अबे बददुआ कुछ नहीं होती, सब बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है। अगले देखो क्या है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। सोचो 2% से भी कम जीनोम जो होता है वो क्या करता है, कोड करता है प्रोटीन को। तो इसका मतलब सारा ट्रांसफर कैसे होगा, जैसे तो हम बात कर रहे थे। अगले क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, समटाइम 100 to 1000 टाइम।
ये कहना चाह रहा है कि रिपीट सीक्वेंस बहुत बार था। रिपीट का मतलब जैसे कोई सीक्वेंस है, जैसे 20 मिनट में इसका सीक्वेंस है तो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है डीएनए, ठीक है। ऐसा बहुत बार, अब बहुत ऐसी जगह मिली थी। कह रहे दे आर thought to have a no direct coding function but they shed light on chromosome structure dynamic and evolution। और ये हेल्प किसमें करता है? इवोल्यूशन। समझ गया? क्योंकि अगर देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये तो होता है, सैटेलाइट डीएनए में से बहुत देखने को मिलता है, जहां थोड़ा बहुत चेंजमेंट होते हैं तो वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन आएंगे तो क्या होगा? इवोल्यूशन। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सेम डीएनए या सीक्वेंस रहना बहुत बेकार रहता है, और जितना चेंजमेंट आएगा, वेरिएशन आएगा, उतना ही क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। और आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग क्या बंदर फिर से बन जाएंगे, नहीं, बंदर नहीं बनोगे, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब एक ऐसा नहीं कि वापस फिर से वैसे हो जाएगा, नहीं। चेंजमेंट का मतलब तुम समझते हो, थोड़ा बहुत नहीं समझते हो। इसका मतलब मैं ये समझाता हूं आपको, ये चेंजमेंट आपको 100 सालों में नहीं दिखेगा। क्या आपको पता है कि आने वाले 1000 सालों में यहाँ का एनवायरनमेंट यही होगा? नहीं। तुम्हें क्या पता ऐसा हो जाए आने वाले 1000 सालों में खाली यहाँ गर्मी हो, ठंड हो ही ना। अब बताओ कि आप लोग उस एनवायरनमेंट में रह पाओगे? नहीं। क्या पता पॉल्यूशन रेट इतना ज्यादा हो कि हम लोग समझ भी ना पाए, लेकिन हमारे बच्चे वहां सर्वाइव कर लेंगे। पता है क्यों? आने वाली पीढ़ी, क्योंकि उनमें वेरिएशन आ जाएंगे उतने, वो हमारी तरह नहीं होंगे, वो अलग टाइप के होंगे। उनका बॉडी उस पॉल्यूशन वाली जगह को एडॉप्ट कर चुका होगा। आपने देखा होगा अगर कोई बंदा ऐसा है जो जहां पे एयर पॉल्यूशन बहुत कभी 0 है, बिल्कुल नहीं है, और तुम दिल्ली भेज दो, उसे रियलिटी में ऐसा लगेगा कि दम घुट रही मेरी। रियलिटी में लगेगा, मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली का पॉल्यूशन से बताना मत, तो तुम्हें अपने अंदर से लगेगा मेरी दम से घुट रही, पता नहीं क्यों। खुद कहोगे बराबर वाले से। अब सुनो, लेकिन जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो सर्वाइव तो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया पॉल्यूशन, वो उतना झेल सकते हैं पॉल्यूशन। समझ गए? तो यही मैं समझना चाह रहा हूँ, ठीक है। वेरिएशन इसलिए जरूरी होते हैं कि आने वाले 100 सालों में पता नहीं क्या चेंजमेंट हो, और वेरिएशन नहीं आएंगे तो हम लोग एक दिन ब्लॉक जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे, वेरिएशन नहीं आए तो। अगले देखो, कह रहा है क्रोमोसोम, ये देखो क्रोमोसोम 1 जो सबसे ज्यादा जीन होते हैं कितने? 2968, और कह रहा है क्रोमोसोम 22 जो सबसे कम जीन होते हैं कितना? 231। ये डेटा याद रखना। तो क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा जीन होते हैं, क्रोमोसोम 22 पे सबसे कम जीन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 231 जीन हमें मेल को क्या बनाते हैं? मेल, क्योंकि 22 तो होता है मेल के पास एक्स्ट्रा। अब समझ में आया खेल के चलता है? देखो खाली एक क्रोमोसोम चेंज, 22 आदमी क्या बन गया? आदमी बन गया, मेल बन गया, और उसमें कितने जीन है? 231। अगर किसी का क्रोमोसोम 1 गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगा। कितने जीन है? 3000। सोचो कितने बॉडी के फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे, समझ रहे? तो क्रोमोसोम कुछ नहीं, क्रोमोसोम क्या है? जीन कितने हैं उसमें, वो है बस। अगले कह रहा है बेटा, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन बेस लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस। ये समझे आप लोग? कह रहे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ये क्या चाह रहा है बेटा? 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी थी, 14 लाख लोकेशन ऐसी थी जहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस था खाली, बस। सिंगल का मतलब पूरा सीक्वेंस सेम, खाली एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस बस। मतलब समझ गए? एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक कोडन चेंज होगा, बाकी सब सेम होंगे। ऐसा डिफरेंस कितनी जगह था? 1.4 मिलियन लोकेशन पे। और कह रहा है बेटा द इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है एक क्रोमोसोम टू रिवोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशन फॉर डिजीज एस्टेट सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। तो आप लोग समझ गए? ये डेटा याद रखना है ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट का, बस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा, वो आता है एप्लीकेशन। क्या बताऊं बताओ भाई? यही है एप्लीकेशन। अगर अब ये पूरे अच्छे हमें ये नॉलेज मिल गई तो मेडिकल में कितना हेल्प हुआ, है ना। अगले हमारा टॉपिक जो आता है, मतलब ये हम सब कुछ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जीन थेरेपी आ गई, मतलब मेडिकल में बहुत आगे जा सकते हैं, कोई डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को। यही सब है और क्या है। अगले हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या आता है बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमें क्रिमिनल पहचानना हो, पहला आपने देखा होगा इतने सारे यहाँ पे केसेस हो रहे हैं, उन्हें कैसे पता लगता है कि यहाँ पे क्या करना है? तो वहां पे क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप लोग फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये समझ रहे हो क्या? मोबाइल में फिंगर लगा लिया, मोबाइल वाला फिंगर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है कि डीएनए की सीक्वेंसिंग, उसको देखना। सही है क्या बेटा? ये तुम्हारे ये होते हैं, ये भी अलग होते हैं सबके।
एक दूसरा रेटिना आंखों का वो भी सबका अलग होता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको देखा होगा वो ऐसा नहीं करता है। जैसे एक बार मैं एक चक्कर में था, आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल का जो वो होता है लॉक खोलते हैं, फिंगर वाला फोन होता है जो, वो खाली एक से ही खुलता है। और अगर हम बैंक में जाए और वहां कोई सा लगा दें उंगली, एक्सेप्ट कर लेता है। तो सर वहां लगेगी ऑलरेडी। हाँ, मैं एक बार मैंने आधा घंटा सोचा ऐसा क्यों होता है, तो फिर मुझे बाद में पता लगा कि हमने वहां 5 लगाई थी सर, और यहाँ खाली एक ही लगाई है ना, ये होता है। ठीक ठीक। तो ये तो तुम्हारा उंगली का फिंगरप्रिंट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ कैसे पता लगता है? अच्छा, आपने देखा होगा कि आपको ये कितना, सोचो कितना अजीब केस है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो पा रही है। आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में खाली एक सेल मिल जाए बस। अब सोचो मैं यहाँ पे 1 घंटे से यहाँ पे हूँ, मेरा जरूर एक का सेल यहाँ गिर गया होगा, क्या मुझे पता लगा? नहीं, क्योंकि हमारा सेल, अरे बाली बूटी गिर गया होगा ना, हेयर फॉलिकल मिल जाए, एक मतलब कुछ भी मिल जाए, जैसे थोड़ा सा मैंने ऐसे हाथ रखा हो, थोड़ा छिल गया हल्का सा स्केल मिल जाए, मतलब अगर एक भी केस मिला, एक भी सेल मिल गया, तो उसका मतलब पता लग जाता है भाई। जैसे आपको बताया राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो उस टाइम पे कैसे पता लगा था? क्योंकि वो भी तोड़ गया था बम के साथ, खाली उसका एक सेल मिला था बस, जिससे पता लगा था कि इस आदमी ने इसको उड़ाया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे डीएनए समझ रहे हो, ऐसे हम देखा होगा रेप केस में क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं? सीमन होता है, उससे एक सेल निकालते हैं और बस देख लेते हैं। और एक सेल का मतलब है कि आपको एक केस जैसे कोई मर्डर हो रहा है, कोई हो रहा है, तो बेटा जो करता है ये काम, उसे पता नहीं होता है कि मेरा एक सेल यहाँ रह जाएगा। वो कितना भी केयरफुली तरीके से कर ले, लेकिन फिर भी एक सेल रह ही जाएगा, क्योंकि ये काम ऐसा तो है नहीं कि आप खाना खा रहे हो बड़े आराम से खाएंगे। भाई ऐसे केस करोगे तो हड़बड़ी तो काटोगे, और हड़बड़ी काटोगे। हाँ, देखो बेटा किसकी बची है? आप लोग बड़ा ध्यान रखा करो अटेंडेंस का वगैरह। चलो अगले देखो, अब ये सिंपल सा कह रहा है, यहाँ देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब सिंपल से कहने जा रहा है, ये समझ गए क्या होता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो आप लोग ये समझे कि अब समझते हैं पता कैसे लगाते हैं इसमें। मक्खी कर रही है बेटा। आप दूसरा क्या सुनो, यहाँ पे एक नाम आता है बीएनटीआर। क्या आता है? बीएनटीआर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इसका मतलब समझे आप लोग? अब ये समझो, मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लो मेरे फादर और मैं हूं, बेटा बोलो बताइए, मेरे फादर और मैं हूं, अगर हम बीएनटीआर दोनों का देखेंगे तो लगभग सेम होगा, क्योंकि मान लो इसमें हम ये भी पता लगाते हैं माता पिता कौन किसके हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। जैसे मैंने आपको एक केस बताया था, पता है आपको? एक केस बताया था मैंने, विदेश में ऐसा हुआ था, मैंने आगे रीड किया था कितना ये मतलब माता पिता पता लगाने के केस था। कैसे उसने क्या किया ये आपको बताए। कुछ एक लेडीज होगी, तो उसने क्या किया, उसके साथ कोई किसी ने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया होगा, कोई वो रहा होगा जो कोई ऑनर था किसी बड़ी कंपनी का, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, सही है, कई सौ करोड़ प्रॉपर्टी थी। तो उसने क्या किया, एक महिला के साथ क्या किया, प्यार किया, ऐसे मान लो ना, तो भाषा में प्यार कहते हैं इसको, प्यार किया उन्होंने, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया। और उसने क्या किया बेटा, उसने वो चला गया, उसने किसी टाइप को उसी सीमन से अपने आप को प्रेग्नेंट कर लिया। और प्रेग्नेंट करने के बाद ये बात किसी को नहीं बताई, बिजनेसमैन खुश, उसे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे पता ही नहीं। जब उसका बच्चा हुआ, और जब वो बच्चा हुआ 18 साल का, उसने केस कर दिया अदालत में कि इसके फादर कौन है, वही है। और जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उसे आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ी थी उसमें, आधी प्रॉपर्टी, उसमें कई सौ करोड़ रुपए मिला था उसे। तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप लोग समझ गए कितना ज्यादा ये रिस्की मामला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रिस्की नहीं है, हेल्पफुल बहुत है, ठीक है। और तो मैं इन लड़कों को कह रहा हूँ। चलो अगले देखो, अब दूसरी बात सुनो आप लोग, ध्यान रखना है बेटा, अगर कोई जिद पे आ जाए सबको हमारे आज के टाइम पे, समझ रहे हो। दूसरा सुनो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि होता कैसे है वो समझ लो। बीएनटीआर का मतलब समझते हो आप लोग? आपको बताए, एक होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, उसके ऊपर वाले डीएनए को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं?
सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। मतलब हमारे डीएनए में, तुम्हारे डीएनए में, क्योंकि वो नॉन कोडिंग रीजन होता है, कोड तो करता नहीं है, तो उसमें अगर वेरिएशन होंगे भी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैसा होता है वो, नॉन कोडिंग। अब बेटा सुनो आप लोग, उसमें बीएनटीआर का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं कि बेटा सुन लो, सेम जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस सेम है, वो कितनी बार मेरे और मेरे फादर के डीएनए में सेम होगा। जैसे मान लो, ये आप समझो, देखो यहाँ पे समझो, ये डायग्राम समझो, यह एक डायग्राम इन्होंने दिया है। इन्होंने क्या दिखाया है, देखो इन्होंने ये दिखाया है कि ये डीएनए लिया है क्राइम सीन से, ये है इंडिविजुअल ए और ये क्या है, इंडिविजुअल बी। सही है। बीएनटीआर का मतलब है, फिर सुनो, कि ऐसा सीक्वेंस, जैसे मैंने बोला कि मेरे क्रोमोसोम 7 है, सही है, उस पे एक सीक्वेंस है कोई सा, वो मेरे क्रोमोसोम नंबर 7 पे 10 बार रिपीट हुआ है, तो मेरे फादर के में कितने हो रहा होगा, 10 बार रिपीट। बस खाली ये डिफरेंस होता है। अगर तुम अपने में देखो, तुम्हारे में कितनी बार हो रहा होगा, 15 बार। कोई अगला देखेगा, तुम्हारे में कितनी बार हो रहा होगा, 12 बार। सेम सीक्वेंस, बस ये होता है बीएनटीआर। ये समझ में आपको नहीं आया अभी? देखो फिर समझो एक बार, यहां देखो बेटा, जैसे मान लो ए जी सी ए जी सी टी ए, ये मान लो ये सीक्वेंस है स्पेसिफिक। ये मेरे डीएनए क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितनी बार रिपीट हुआ है, 15 बार। तो मेरे फादर के डीएनए भी 15 बार रिपीट हुआ होगा। लेकिन अगर तुम लोग अपना देखोगे यही सीक्वेंस, तो तुम्हारे में हुआ होगा 10 बार, क्योंकि प्रोटीन सेम बन रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। लेकिन खाली इसका नंबर का डिफरेंस होता है, बस कितनी बार किसी में रिपीट हुआ है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये चीज समझा रहे हैं, देखें देखो यहाँ पे देखो, ये बेटा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ये क्राइम सीन का डीएनए, ये इंडिविजुअल ए का है और ये इंडिविजुअल बी का है। इन्होंने 3 क्रोमोसोम ले लिए, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 16। और ये क्या देख रहे हैं, बीएनटीआर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, बीएनटीआर। देखो यहाँ कहना चाह रहे हैं, आप लोग बताओ इसमें क्रोमोसोम 7 पे एक इंडिविजुअल ए में देखो कितनी बार हुआ है, 3। कितनी बार हुआ है, 3 बार। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो कितनी बार हुआ है, 11 बार। और जब मैंने इंडिविजुअल बी का देखा तो देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी कितनी बार हुआ है, 11। ये केस पता है कौन सा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं माता पिता इस बच्चे के कौन से हैं, ये वाले हैं या वो वाले हैं। अब देखो दूसरा, देखो क्रोमोसोम, ये तो हो गया एक पैटर्नल, और उसके बाद देख रहे हैं दूसरा मैटरनल। तो देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब मुझे पता है कि एक क्रोमोसोम पता लग गया कि इसके मम्मी पापा कौन से बी वाले हैं, ना कि ए वाले। यानी कि इनके जो सीक्वेंस रिपीट हुआ है वो सेम सेम है बिल्कुल। अब इन्होंने एक से समझ नहीं पड़ी, तो हम क्रोमोसोम कौन सा ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। मतलब एक तो क्रोमोसोम पता लग रहा है। सुनो, जैसे मैंने यहाँ देखा तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसके बाद देखो इसका बच्चे का 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7। इससे पता लग गया कि इंडिविजुअल बी है जो बुक रैंचीज से मिल खा रहा है, ये वाला मिल। क्या देखा बेटा यहाँ पे, बीएनटीआर। क्या देखा, बीएनटीआर क्या है, कितनी बार सेम सीक्वेंस रिपीट हुआ है अलग अलग क्रोमोसोम पे। समझ गए सिंपल भाषा में। अब ये हम लोग कैसे करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, खाली 4 लाइनें पढ़ लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मंडे से हम लोग नया पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे एवोल्यूशन। खाली 2 घंटे रुक जाओ बस, ठीक है। ये समझ गए कैसे करते हैं। ऐसे देखो बेटा, यहाँ देखो क्रोमोसोम 16 पे देखो, वैसे भी हम कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। 1 2 3 4 5 क्रोमोसोम 16 पे देखो 5 बार रिपीट हुआ है। तो देखो यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 5। 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पे देखो 2 बार हुआ है, तो यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 2 बार। इससे पता लग गया कि कहीं ना कहीं ये किससे सीन खा रहा है, बी से। लेकिन आप लोग टेक्निक और देख लो, किताब बंद मत करो। हाँ, किसी कोचिंग और ट्रेन हो जा सकता है, लेकिन जो बच्चे यहीं के पीलीभीत के हैं, ट्रेन नहीं है, लेट है, तो रुके रहो। खाली ये पढ़ो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये बस। ये 5 6 पॉइंट नहीं पढ़ लो खाली, चले जाना, ठीक। हाँ मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी जा सकता है, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन सब मत जाना वरना पिट जाओ। तेरा क्या इमरजेंसी है, अभी इमरजेंसी हो जाना, बैठ 5 मिनट के लिए वहां लेट जाना। मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ, छूटने जाए किसी की, या किसी को बहुत दूर जाना हो, कहाँ जाना है,
किलोमीटर। चल भाई चला जा ऐसे एक्सपेक्ट दे रहे हैं इसमें अभी, मतलब जाएगा तो कितना हो यार, कैसे अच्छी हो। चलो ठीक है, रात हो जाती है। ठीक ठीक कोई बात नहीं, चले जाओ रात 9 है वैसे भी अगर 2 मिनट पढ़ पढ़ी हो तो क्या हो जाएगा, ये तुम सीखोगे वैसे ही नहीं। जिसके माइंड में चलता है ना एग्जाम में जाना जाना वो कैसे सीखेगा। यहाँ देखो पहला कह रहा है बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, सेल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे। बताओ इस टेक्निक क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक द्वारा हम क्या करते हैं, सेल से आइसोलेट करते हैं डीएनए को। अब हम लोग बताओ हमने डीएनए को सेल से आइसोलेट कर लिया, क्योंकि हमें क्या करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो दूसरे केस में हम करते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंड, मतलब हम उसको कट करते हैं छोटे फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। अगले कह रहा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम सेपरेशन करते हैं एक डीएनए का सेपरेशन ऑफ डीएनए। आप लोग लिख लो बात बेटा, सेपरेशन ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू साइज। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स के साइज के अकॉर्डिंग क्या करें, सेपरेशन करें, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो। यहां से हर साल एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगले क्या है, ट्रांसफरिंग प्लॉटिंग ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन। हम एक मेम्ब्रेन होती है उस पे हम उसको रखते हैं। अगले क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल बीएनटीआर पिरोव। पिरोव जानते हो क्या होता है, पिरोव का मतलब जैसे मार्कर है, सुनो अब मुझे पता है कि ये तो ओरिजिनल मार्कर है, अब मैं इसको लेना चाह रहा हूँ किसी उसमें कंप्यूटर में, तो मैं इसी की तरह एक उसके हिसाब किताब का बना के और इससे हाइब्रिडाइज करा दूं, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि ये वो सेम है बिल्कुल। ऐसे डीएनए का पता लगेगा जब वो हाइब्रिडाइज कर जाएगा, जैसे एडेनिन थाइमिन सामने होना चाहिए, सीक्वेंस भी तो होना चाहिए सेम, तो वो हाइब्रिडाइज तभी तो करेंगे जब सेम होगा। समझ गए आपको। तो ये पीरो बना दिया और कह रहा है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी आज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज शोन इन फिगर 5.16। तो हमने ये देखा था यहाँ पे और इसको हमने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया और हमें पता लग गया, हम देख सकते हैं कौन से क्रोमोसोम पे कितने बीएनटीआर है। सही है, तो ये चैप्टर तुम्हारा हो गया बेटा। अब सुनो, पहले सुन लो आप लोगों को क्वेश्चन लगाने बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर के, और मंडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या है, इवोल्यूशन। तो सभी लोग अगर जानना चाहते हो कि धरती कैसे बनी है और कैसे हम लोग यहाँ तक आ पाए, तो आप लोग मंडे से आना शुरू कर देना, वरना बेटा आप यही गाते रहो कि ब्रह्मा जी से बने हैं, इससे बने, ठीक है। तो सुन लो आप अटेंडेंस किसकी बची है, थोड़ा काम बहुत है क्या वो मुझमें लगेगा विदाउट